आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तीसरे क्लास में हैं और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रश्नावली 7.1 उसको सोल्व करना है। तो ये प्रश्नावली सात दशमलव एक को सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व किए थे, वहां डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हुआ था। जिसको कल मैंने बताया था कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे थे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से दूरी। इसके लिए सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बना लेना है। लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके सब डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व होगा, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करने के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें जानने की जरूरत है जो अगले क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इतना पे हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चीज हम लोग को चर्चा करना है संरेखी। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट दे देता है और कहता है चर्चा करें कि यह कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सब ध्यान दीजिए। मान लीजिए 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। एक पॉइंट है बी, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। और एक पॉइंट है सी, इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, इसकी जांच हम लोग कैसे करते हैं? हम करेंगे क्या, हम बारी बारी से 3 दूरी को निकालेंगे। एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे और एक बार ए सी निकालेंगे। तीनों को बारी बारी से निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और कंडीशन कुछ चेक करते हैं। यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, मतलब यह दूरी और यह दूरी दोनों को जोड़ ले और देखिए क्या ये तीसरे के बराबर है, या फिर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी ऐसे हो, या फिर तीसरा कंडीशन है कि बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। अगर इस तीनों में से किसी एक को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि दोनों बिंदु संरेखीय है। संरेखी का मतलब होता क्या है? यदि 3 बिंदु एक ही सरल रेखा पर अगर स्थित हो तो उसी को हम कहते हैं संरेखी। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा और इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अगर 3 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो उसी को हम लोग संरेखी के नाम से संरेखी है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करेंगे? पहले तीनों दूरी को निकालेंगे, एक बार AB को निकालेंगे, एक बार BC को निकालेंगे और एक बार जो है AC को निकालेंगे। दो को जोड़ना है और देखना है क्या तीसरे के बराबर है।
अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो कहेंगे कि समरेखी है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ये तीनों बिंदु समरेखी है कि नहीं। तो इसका अप्लाई कैसे करना है उसको देख लेते हैं। कुछ और आते हैं, एक और क्वेश्चन है उसमें समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। अब समद्विबाहु को इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? ए बी सी, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से कहते हैं। अब 3 बिंदु आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो हम वैसा ही करेंगे जैसे कोलिनियर में कर रहे थे, पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी को निकाल लेंगे, BC को निकाल लेंगे और AC को निकाल लेंगे। यहाँ का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपको, x1 y1 मान लिए, x2 y2 मान लिए, x3 y3 मान लिए। तीनों को निकालेंगे और देखेंगे यदि AB बराबर BC या दूसरा कंडीशन BC बराबर होना चाहिए AC का, या फिर तीसरा कंडीशन AB बराबर होना चाहिए AC का। अगर तीनों में से कोई एक अगर फुलफिल कर देता है तो हम कहेंगे कि यह जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। पहले एक बार AB निकाल लेंगे, एक बार BC निकाल लेंगे और एक बार AC निकाल लेंगे और देखेंगे इस त्रिभुज की क्या दो भुजाएं आपस में बराबर है। अगर दो भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह एक और चीज देखते हैं, त्रिभुज से समबाहु त्रिभुज। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं दिया आपके एनसीईआरटी में, इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस पे क्वेश्चन नहीं है समबाहु से, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज के नाम से। इसका कुछ ना कुछ आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। हम वैसे नहीं एक बार AB निकालेंगे, एक बार BC निकालेंगे और एक बार AC निकालेंगे और देखेंगे क्या AB बराबर है BC बराबर है AC। अगर यह तीनों आपस में बराबर है तो वो जो दिया हुआ पॉइंट होगा आपको कहेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अगर कहीं एक अगर बराबर नहीं होता है तो कहेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं। इसको उतारिए, फिर आगे कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बाद बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। याद रखना है कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, तीनों दूरी को निकालेंगे, किसी दो का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु में कोई दो भुज आपस में बराबर होना चाहिए और समबाहु में तीनों भुज आपस में बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज है, या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है और यह कोलिनियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें चतुर्भुज से संबंधित भी आपसे पूछता है, उसको देखते हैं। आप इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग है आयत से। आयत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। जैसे त्रिभुज के बारे में पूछ लेता है वैसे ही चतुर्भुज के बारे में भी पूछता है। चार को कोऑर्डिनेट देता है आपको और आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस प्रकार की चतुर्भुज है। आयत है, वर्ग है, समबाहु चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो जब तक आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, समानांतर चतुर्भुज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं रहेगा तब तक ये सब हमसे बनने वाला नहीं। आयत के पहले फिगर को देखिए। चार कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, चार बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा और आपसे कहेगा बताइए किस तरह का चतुर्भुज है। ए, बी, सी और डी। देखिए आयत की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर, यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर। तो आयत है कि नहीं, चार कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपसे पूछेगा आयत है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहला चीज हम देखेंगे, पहले निकालेंगे ए बी को निकालेंगे। ए बी बराबर सी डी है कि नहीं, और बी सी बराबर ए डी है कि नहीं। अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करके अगर ए बी को निकालते हैं और सी डी को निकालते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। साथ ही साथ बी सी को निकालते हैं और ए डी को निकालते हैं, ये भी आपस में बराबर हो। दूसरी चीज इसका विकर्ण, आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए सी बराबर बी डी। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और विकर्ण यदि आपस में बराबर हो तब कहेंगे कि आयत है। कहने का मतलब है कि चार जो बिंदु दिया रहेगा वहां हम 6 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार सी डी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे, एक बार ए डी निकालेंगे, एक बार ए सी निकालेंगे, एक बार बी डी निकालेंगे। और तब जो है कंपेयर करके देखेंगे कि क्या आमने सामने की भुजा बराबर है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो क्या इसका विकर्ण बराबर है। अगर आमने सामने की भुजा भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, तब कहेंगे कि आयत है। आयत के साथ ही आता है आपको, आयत के जैसा ही होता है समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। जैसा आयत वैसे ही आपका समानांतर चतुर्भुज होता है। अंतर यह है कि इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। ए बी सी डी, यह आपस में बराबर होगा, यह और यह आपस में बराबर होगा, लेकिन जो इसका विकर्ण है ये आपस में बराबर नहीं। हम ए बी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, देखेंगे क्या दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद बी सी और ए डी को चेक करना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और जब इसके विकर्ण की हम चर्चा करते हैं तो ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर इस तरह की कंडीशन दिखाई देता है, इसमें भी 6 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या यह आपस में बराबर है, क्या यह और यह आपस में बराबर है।
अगर यह आपस में बराबर है तब उसका तुलना जो है हम विकर्ण से करेंगे। अगर विकर्ण आपस में बराबर हो गया तो कहेंगे आयत, और विकर्ण आपस में बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे समांतर चतुर्भुज। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसका नाम है वर्ग। अब 4 बिंदु दिया रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर के नाम से जानते हैं। देखिए स्क्वायर की जितनी भी भुजाएं हैं, वर्ग की जितनी भी भुजाएं हैं, सब आपस में बराबर होती हैं। जितना दूर इसका होता है उतना ही यह, उतना ही यह, उतना ही यह। ए बी सी डी। और ध्यान रखना है कि इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। पहला कंडीशन ए बी सी सी डी और ए डी ये सब आपको आपस में बराबर होंगे। और दूसरा कंडीशन, यदि विकर्ण भी बराबर है, सभी भुजाओं की लंबाई तो बराबर होनी चाहिए, और भुजाओं के साथ साथ अगर विकर्ण भी बराबर है तो कहेंगे यह वर्ग है। कोई आयत में क्या था कि आमने सामने की भुजा बराबर थी, और वर्ग में क्या है कि सभी भुजाओं की लंबाई क्या है। एक कॉन्सेप्ट और देखना आपको, और इसका नाम है समचतुर्भुज। इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। यह भी आपको वर्ग के जैसा ही होता है, लेकिन वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं। यहां ए बी सी सी डी ए डी ये सब आपस में बराबर है। एक बार ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे और देखेंगे क्या सब आपस में बराबर है। अगर सभी आपस में बराबर है तब अंतर पड़ता कहाँ है, विकर्ण पर। विकर्ण बराबर हो गया तो वर्ग कहेंगे, और विकर्ण अगर बराबर नहीं हुआ AC नॉट इक्वल टू BD तब कहेंगे नहीं ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो कोऑर्डिनेट के प्रश्न को सोल्व करने के लिए, प्रश्नावली 7.1 को सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। बेसिक चीजें हैं आयत के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में, वर्ग के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में, संरेखी के बारे में, जिसको मैंने अभी आपको बताया। आप पहले सबको नोट कर लीजिए। और आप लोग कंजूसी भी करते हैं, चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहा, और जब सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो डालेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना अधिक से अधिक हो 10th क्लास के बच्चों को आप शेयर कीजिए, तभी तो हमें भी वीडियो बनाने में मजा आएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। मिटाते हैं बाबू।
देखिए अब प्रश्नावली 7.1 NCERT इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको जो है आसानी से बन जाए। एक दो क्वेश्चन आपको बनाकर हम बताते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आपको अपने बनाना है। जैसे देखिए एक उदाहरण आपको बताते हैं। आपके किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 2, पेज नंबर 174 पे। क्वेश्चन है दर्शाइए कि बिंदु एक साथ 4, 2, -1 और -4 एक वर्ग का शीर्ष है। चार बिंदु दिया हुआ है, पहले का कोऑर्डिनेट 1 7 है, दूसरे कोऑर्डिनेट 4 2 है और तीसरे का -1 है और चौथे का -4 4 और हमें दर्शाना है कि यह जो बिंदु है यह वर्ग का शीर्ष है। माना कि बिंदु ए इसका कोऑर्डिनेट 1 7 है, बी 4 2, सी -1 एवं डी -4 4 एक वर्ग का शीर्ष है। तो वर्ग की कंडीशन में अभी मैंने बताया था कि ए बी सी डी सारा को निकालना होगा। तो हम पहले आते हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 7, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4 2। यहां से x1 का मान 1, y1 का मान 7, x2 का मान 4, y2 का मान 2। इसलिए ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का। इस पे डेटा को रखेंगे और सोल्व करेंगे। 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 25। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √34 मात्रक। कहने का मतलब है कि ए बी का वैल्यू कितना आया हो 25 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा। ए बी तो मेरा निकल गया। एक बार निकालेंगे बी सी, 6 बार दूर सूत्र का प्रयोग करना है। इसके लिए बी सी के लिए बी का कोऑर्डिनेट है 4 2 और सी का कोऑर्डिनेट है -1 -1। x1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, y1 का वैल्यू 2 हो जाएगा।
x2 का वैल्यू -1 हो जाएगा, y2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। इसीलिए BC निकालेंगे दूरी सूत्र से, x2 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, इस पे डेटा को रख कर सोल्व करेंगे। -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का, सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर और हो जाएगा -3 का। यहाँ देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा √25 और इसका हो जाएगा 9, दोनों को सोल्व करेंगे 34 मात्र। ये भी 34, ये भी 34। इसी तरह एक बार हम निकालेंगे, आपको चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ए बी सी डी, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए सी का कोऑर्डिनेट कितना है मेरा -1, डी का कोऑर्डिनेट कितना है -4। यहाँ से x1 का वैल्यू हो जाएगा -1 और y1 का वैल्यू हो जाएगा -1, x2 का वैल्यू हो जाएगा -4, y2 का वैल्यू हो जाएगा 4। इसीलिए हम निकालेंगे सी डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डेटा को रखते हैं, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, 9 प्लस 25 वही √34 मात्र यहाँ भी आया। ए बी को निकाल लिए, बी सी को निकाल लिए, सी डी को निकाल लिए, अब निकालेंगे ए डी को। ए डी के लिए ए का कोऑर्डिनेट मेरा कितना है 1 7 और डी का कोऑर्डिनेट कितना है मेरा -4। यहां से x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा -4 और y2 हो जाएगा 4। इसलिए दूरी सूत्र से आप AD निकाल सकते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कुछ नहीं है, सब में दूरी सूत्र लगाना है। 6 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करना है आपको, अभी तो चौथा चल रहा है, 2 बार और प्रयोग करना है। डेटा रखते हैं इसका, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 7 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, -5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 25 और ये हो गया 9। सोल्व किए √34। आपने क्या देखा हो, आपने देखा कि ए बी √34, बी सी √34, सी डी √34, ए बी √34। मतलब कि चारों के चारों आपस में क्या है बराबर है। तो चारों के चारों आपस में बराबर किस में होते हैं, चारों भुजाएं वर्ग में होते हैं और समचतुर्भुज में होते हैं। तो अब ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है, अब ये तो पता हमें तभी चलेगा जब हम इसका विकर्ण निकालेंगे। तो अब विकर्ण पे चलते हैं, विकर्ण AC और BD को निकालते हैं। अगर विकर्ण दोनों आपस में बराबर हो गया
तो ये पक्का आपका वर्ग होगा। और यदि विकर्ण आपस में बराबर नहीं हुआ तो समझिए कि वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। आप वीडियो को आगे पीछे करके उतार लीजिएगा, तो सब मिटा दें इसको। अब निकालते हैं एसी के लिए। एसी के लिए ए का कोऑर्डिनेट आपका है 1 7 और सी का कोऑर्डिनेट है -1 -1। x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू -x, y2 का वैल्यू -1। इसलिए AC इज इक्वल टू x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। डेटा रखकर सोल्व करते हैं। -1 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। 2 का हो गया आपका 4 और 8 का हो गया 64, रूट अंडर 68 मात्रक। एक विकर्ण मेरा निकल गया AC, एक दूसरा विकर्ण निकालना है। और दूसरा विकर्ण मेरा क्या होता है, BD। दूसरा विकर्ण जो है मेरा BD के लिए B क्या है 4 2, C क्या है -1, सॉरी D जो है -4 4। यहां से x1 हो गया 4, y1 हो गया 2, x2 हो गया -4, y2 हो गया 4। इसीलिए BD इज इक्वल टू रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब इसके डेटा को रखते हैं। -4 का -4 का होल स्क्वायर, 4 -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, -8 का 64 और इसका हो गया 4, रूट अंडर 68 मात्रक। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या देखें, हम लोगों ने देखा कि चूंकि AB बराबर BC बराबर AC बराबर AD तथा इसका विकर्ण भी CD रह गया, CD AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा इसका विकर्ण AC और BD भी आपस में क्या है, बराबर। तो सभी भुजाएं और विकर्ण ये किस में होता है बराबर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट दिए थे उस पर चर्चा की है, ये वर्ग में होता है। देखेंगे, अतः बिंदु 1 7 4 2 -1 एवं -4 4 एक वर्ग का शीर्ष है प्रमाणित। आई होप कि आपको समझ में आया। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा होने से घबराना नहीं, ये देखने में लंबा है। आप तो दूरी सूत्र का बार बार प्रयोग किए, दूरी सूत्र को ही आपको 6 बार अप्लाई करना है।
एक ही जो है जो फॉर्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को 6 बार अप्लाई किया गया है और निकाला गया है। और निकालने के बाद हम लोग देखें क्या कि इस चतुर्भुज के सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर है और इसके विकर्ण भी जो है आपस में बराबर है। और यह कंडीशन चूंकि वर्ग में होता है इसलिए कहेंगे कि ये जो बिंदु है यह वर्ग का ही शीर्ष है, अतः यह प्रमाणित होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अपने प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इतना क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और मेरे व्हाट्सएप पे नहीं भेज रहे हैं, तो मैं पर्सनली कल सबसे कांटेक्ट करूंगा जो जो सॉल्यूशन नहीं भेजेगा कि आप कहाँ नहीं सोल्व कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स से खुद बात करेंगे। हाँ, लेकिन आपके जो भी दोस्त हैं 10th क्लास में वो भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और लॉकडाउन की वजह से वो अपनी तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल बताइए, मेरे लिंक को उनसे शेयर करवाइए और उनको जरूर कहिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जितने भी वीडियो बनेगा उनको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इतना का रिवीजन होना चाहिए, जितना वर्क मिला है उसको